आज हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ब्रोकन बोन्स। तो टाइप ऑफ ब्रोकन बोन्स में अगर हम देखें तो ब्रोकन बोन्स की जो टाइप्स हैं आपकी बुक में दी हुई हैं, तीन तरह की टाइप दी हुई हैं। एक है सिंपल बोन, दूसरा है कंपाउंड फ्रैक्चर, एक सिंपल फ्रैक्चर। तो बेसिकली हम फ्रैक्चर किसको कहते हैं? फ्रैक्चर हम कहते हैं जो ब्रोकन बोन होती है, बोन के ब्रेक होने को हम कहते हैं फ्रैक्चर। और जो बोन ब्रेक हो जाती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं फ्रैक्चर्ड बोन। तो जो फ्रैक्चर्ड बोन होते हैं वो हमारे पास तीन टाइप के हैं। एक होता है सिंपल फ्रैक्चर, दूसरा है कंपाउंड फ्रैक्चर, और तीसरा है कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। तीसरा कौन सा है? कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। ये थ्री टाइप के हमारे पास क्या है? फ्रैक्चर है। तो देखें, सबसे पहले जो है हम बात करेंगे किसकी? सबसे पहले बात कर लेते हैं किसकी? सिंपल फ्रैक्चर की बात कर लेते हैं। अब देखो, ये जो सिंपल फ्रैक्चर होता है, तो अगर हम सिंपल फ्रैक्चर की बात करें तो सिंपल फ्रैक्चर में बोन इज क्रैक्ड बट नॉट बट डजंट ब्रेक स्किन। मतलब इसके अंदर क्या होता है कि बोन जो होती है, मिसाल के तौर पे आपका ये, मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ, ये आपका हाथ है और इसमें ये आपकी क्या है? सिर्फ बोन को डिफरेंट कलर से शो कर देता हूँ। ये आपका हाथ है और इसमें क्या है? ये आपकी बोन। क्या हुआ है कि यहाँ पर बोन का क्या हुआ? यहाँ बोन में जो है वो क्या आ गया है? फ्रैक्चर आ गया है। यहाँ जब फ्रैक्चर आया है तो उस फ्रैक्चर में क्या हुआ? थोड़ी सी बोन जो है वो क्रैक हो गई। क्रैक का मतलब उसमें बीच में थोड़ी सी दरार आ गई, पूरी ब्रेकडाउन नहीं हुई। बोन में सिर्फ क्या आया है? यहाँ से फ्रैक्चर आया है। फ्रैक्चर ऐसा हुआ है कि बोन के अंदर थोड़ी सी क्या आ गई है? ये दरार आ गई है। पूरी की पूरी बोन फ्रैक्चर नहीं हुई। तो ऐसी कंडीशन जिसमें पूरी की पूरी बोन फ्रैक्चर नहीं होती लेकिन उसमें क्या हो जाता है? एक थोड़ा सा क्रैक आ जाता है, थोड़ी सी दरार आ जाती है। तो ऐसे फ्रैक्चर को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सिंपल फ्रैक्चर। और सिंपल फ्रैक्चर में क्या होता है? बोन नॉट एक्सपोज, यानी बोन जो है वो एक्सपोज नहीं हुई। एक्सपोज ना होने का मतलब क्या है? कि वो बाहर नहीं आई है निकल कर, यानी स्किन से निकल कर बाहर नहीं आई है। ऊपर से जो है वो आपकी स्किन बिल्कुल इस पे यहाँ लगी हुई है, स्किन पर कोई प्रॉब्लम नहीं आया। ये जैसे मैं व्हाइट कलर दे रहा हूँ तो ये क्या है? ये आपकी से फॉर एग्जाम्पल ये स्किन है। तो आप देखें स्किन अभी बिल्कुल इंटैक्ट है, यानी स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी सिर्फ क्या हो गया? अंदर की बोन में थोड़ा सा क्या आ गया है? एक क्रैक आ गया है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सिंपल फ्रैक्चर। सिंपल फ्रैक्चर को हम क्लोज फ्रैक्चर भी, तो क्या कहते हैं? इसको हम क्लोज फ्रैक्चर भी कहते हैं। दूसरी टाइप जो फ्रैक्चर की है वो है कंपाउंड फ्रैक्चर। दूसरी टाइप कौन सी है फ्रैक्चर की? जो है उसको हम कह रहे हैं कंपाउंड फ्रैक्चर। देखो कंपाउंड फ्रैक्चर में क्या होता है? कंपाउंड कंप्लीट ब्रेक द बोन, यानी अब इसमें क्या होगा? ब्रेन जो है वो बोन जो है वो कंप्लीट क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी। अगर मैं इसको यहाँ ड्रा करूँ तो अगर ये बोन है, अब ये बोन जो है वो कंप्लीटली क्या हो गई? बोन का ये एक पार्ट है और ये दूसरा पार्ट। बोन कंप्लीट क्या हो गई? कंप्लीटली ब्रेक हो गई, एक दूसरे से बिल्कुल क्या हो गई? ये अलग। बोन जो है वो कंप्लीटली क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी। इसके अलावा पीस ऑफ बोन कंप्लीटली पायरसिंग आउटसाइड द स्किन, यानी क्या होगा कि वो किसके अंदर जो है वो या बाहर की तरफ जो स्किन है, ये जो है स्किन है। अब क्या होगा? बोन का एक पीस, मिसाल के तौर पे ये नीचे वाला पीस या बोन जो टूटी है इसका पीस कहाँ पर फायर हो जाएगा? किसके अंदर घुस जाएगा? यानी किसके अंदर छेद कर देगा? ये जो स्किन है इसके अंदर भी क्या कर देगा? इसका पीस जो है वो क्या कर देगा? छेद कर देगा। यानी वो स्किन के अंदर भी घुस जाएगा, जो हमारी स्किन है ना उसके अंदर भी क्या होगा? वो ऐसे फायर हो जाएगा उसमें। इसके बाद हम जो देखते हैं वो कौन सी फ्रैक्चर है? वो है कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर के अंदर क्या होता है? व्हेन, अब कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर क्या है? व्हेन द फ्रैक्चर डैमेज द सराउंडिंग स्ट्रक्चर। सराउंडिंग स्ट्रक्चर के अंदर कोई ऑर्गन हो सकता है, कोई ब्लड वेसल हो सकती है, कोई नर्व हो सकती है। अब मिसाल के तौर पे ये आपका बोन थी, अब बोन जो ब्रेक हुई, मिसाल के तौर पे अगर आपकी रिब्स हैं, रिब्स की बोन ब्रेक हुई और वो किस में घुस गई? वो आपके लंग्स के अंदर घुस गई। यानी ब्रेक होने के बाद, फ्रैक्चर के बाद उसने किसको डैमेज कर दिया? आपके लंग्स को डैमेज कर, यानी ऑर्गन को डैमेज कर दिया। तो ये फ्रैक्चर क्या होगा? कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर होगा। या यही जो है वो आपकी किसी ब्लड वेसल को, बड़ी ब्लड वेसल्स के अंदर घुस जाए, किसी आर्टरी को डैमेज कर दे, मेन आर्टरी को, तो ये भी कौन सा फ्रैक्चर होगा? कंपाउंड फ्रैक्चर होगा। या बोन जो है वो किसी आपके नर्व को, किसी को जो है जाकर डैमेज कर दे, तो क्या होगा? वो कंपाउंड फ्रैक्चर होगा।
तो ये दीज आर थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रैक्चर। तो हमने यहाँ थ्री डिफरेंट टाइप फ्रैक्चर में सिंपल फ्रैक्चर में बोन एक दूसरे से अलग नहीं होती, सिर्फ बोन में क्या हो जाता है, एक क्रैक आ गया। आप देखें बोन बिल्कुल एक दूसरे से अलग नहीं हुई है, सिर्फ क्या आ गया है, क्रैक आ गया, इसको कह रहे हैं सिंपल फ्रैक्चर। और इसमें स्किन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, सराउंड वाली स्किन इंटैक्ट रहेगी। कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर में क्या होगा, बोन एक दूसरे से क्या होंगी, टूट जाएगी, अलग हो जाएंगी, और इसके कुछ पीस जो है वो किसके अंदर चले जाएंगे, स्किन के अंदर भी जो है वो चले जाएंगे। और जो कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर होगा उसमें बोन जो है वो किसी ऑर्गन के अंदर, किसी ब्लड वेसल में, किसी नर्व को जो है वो जाकर क्या करेगी, डैमेज करेगी। तो दीज आर थ्री टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर। ये हमने क्या देखे, थ्री टाइप ऑफ फ्रैक्चर। इसके बाद देख लेते हैं साइन एंड सिम्टम्स ऑफ बोन फ्रैक्चर। जब बोन फ्रैक्चर हो जाती है तो उसके साइन क्या होते हैं और उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। देखो साइन वो होता है, ऐसी अलामत होती है जिसको आप नजर आती है, जो एक्सपोज नजर आती है। सिम्टम्स नजर नहीं आते, जैसे आपको पेन है, दर्द दर्द नजर तो नहीं आता ना, तो ये एक सिम्टम है, सही है ना। इसी तरीके से आप और तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको सिम्टम कहेंगे, जो आपको जो है वो एक्सपोज नहीं होते, जिसको आप फील नहीं कर सकते, इस तरह से जो है वो एक्सपोज नहीं होता। बाकी जो नजर आते हैं वो कौन से होते हैं, वो होते हैं साइन। सबसे पहले सिम्टम्स देखते हैं। इंटेंस पेन एट द प्लेस, एट द प्लेस ऑफ इनिशियल इंजरी, यानी जहां पर आपको इनिशियल इंजरी हुई है, मिसाल के तौर पे इंजरी इस जगह पर हुई है, हाथ की बॉन्ड टूट गई है, यहाँ पर इंजरी हुई है, तो यहाँ पर क्या होगा, जहाँ से बॉन्ड टूटी होगी, इंटेंस जो है वो क्या होगा, पेन होगा, दर्द होगा। टेंडरनेस एट द साइड, वो साइड जहाँ पर बोन टूटी है वहाँ थोड़ा नरम नरम होगा, थोड़ा फील होगा, ऐसे टेंडरनेस मतलब बहुत ज्यादा सॉफ्ट वो एरिया फील होगा। सेंसेशन ऑफ ग्रेटिंग, यानी जब आप मूव करोगे तो हड्डियां एक दूसरे के ऊपर क्या कहते हैं वो, क्या ऐसे कर रही होंगी, जिसको आप फ्रिक्शन कहते हैं, रगड़ खा रही होंगी चलते वक्त, ऐसा लगेगा ग्राइंड कर रही है बोन एक दूसरे के ऊपर। तो सेंसेशन ऑफ क्या होगी आपको, ग्रेटिंग होगी। इसके अलावा इनएबिलिटी टू मूव बॉडी पार्ट सब सपोर्टेड बाय द बोन, यानी वो बोन जिस बॉडी पार्ट को सपोर्ट कर रही थी, मिसाल के तौर पे अगर आपकी लेग को सपोर्ट कर रही थी वो बोन, और वो टूट गई तो आप लेग को मूव नहीं कर पाओगे। अगर वो बोन आपके हाथ को सपोर्ट कर रही थी और वो टूट गई तो अपने हाथ को मूव नहीं कर पाओगे। यानी जिस पार्ट को सपोर्ट कर रही थी वो बोन, वो जो है आप बॉडी के पार्ट्स को आप मूव नहीं कर पाओगे। ये तो हो गया थोड़े कुछ सिम्टम्स। इसके अलावा अब इसके जो फिजिकल साइन है, अगर हम यहाँ पर इसके साइन देखें, जो फिजिकल साइन कौन कौन से हैं, तो फिजिकल साइन में सबसे पहले डिफॉर्मिटी ऑफ द पार्ट, यानी वो जो पार्ट होगा, वो जो बोन होगा, उसकी डिफॉर्मिटी हो जाएगी ना, उसकी नॉर्मल जो है फॉर्म नहीं रहेगी, उसकी फॉर्म थोड़ी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। आप एक्सरे कराओगे तो एक्सरे के अंदर वो नॉर्मल बोन नहीं आएगी, उसकी फॉर्म थोड़ी सी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जिस जगह पर बोन ब्रेक डाउन हुई है वहां पर सॉइलिंग हो जाएगी। अब देखो ये सब चीजें ऐसी हैं जिनको आप ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है ना। आप डिफॉर्मिटी भी एक्सरे के जरिए ऑब्जर्व कर सकते हो, सॉइलिंग भी आपको पता लग सकती है यहाँ से सूज गया है। और डिसकलरेशन ऑफ स्किन, जहाँ से बोन ब्रेक डाउन होती है वहां से आपको स्किन जो है वो थोड़ी सी ब्लूइश ब्लूइश सी जो है वो, उसका कलर जो है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये हमने कुछ पढ़े साइन एंड सिम्टम्स ऑफ बोन फ्रैक्चर, या फ्रैक्चर्ड बोन के कौन से साइन और सिम्टम्स होते हैं। अब हम देखते हैं द रिपेयर प्रोसेस ऑफ सिंपल फ्रैक्चर, नहीं अगर सिंपल फ्रैक्चर हो गया है तो उसका रिपेयर कैसे होगा, बोन दोबारा बनना कैसे शुरू होगी। तो 4 स्टेजेस में जो है वो बोन क्या है, बनती है। वन बाय वन एक एक स्टेज को हम जो है यहाँ पर क्या करते जाते हैं, डिस्कस जो है वो करते चले जाते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेज है वो है हीमाटोमा फॉर्मेशन। अब हीमाटोमा बेसिकली क्या होता है, देखो हीमा का मतलब तो क्या होता है, हीमा तो हम कहते हैं ब्लड को, और टोमा किसको कहते हैं, कट को। आपको पता है जिस जगह से भी हमारा कट लगता है तो वहां पर ब्लड जमा हो जाता है, उस जगह पर ब्लड क्या होता है, जमा हो जाता है। और उस ब्लड के जमा होने को उस जगह पर हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं हीमाटोमा। हीमाट अब तो सबसे पहले जब भी बोन ब्रेक होगी तो वहां पर क्या बनेगा, हीमाटोमा फॉर्मेशन। अब मिसाल के तौर पे देखें, अगर मैं कहता हूँ कि ये एक बोन है, ये एक बोन है, मिसाल के तौर पे ये एक बोन है। अब ये यहाँ से जो है वो फ्रैक्चर हो गई, यहाँ से इसको एक सिंपल फ्रैक्चर हुआ है। अब जहाँ से फ्रैक्चर होता है उस जगह पर क्या होता है कि उस जगह से मिसाल के तौर पे ये ब्लड वेसल्स थी, यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स जा रही थी यहाँ से, अब जब ये फ्रैक्चर होगा तो क्या होगा, ये ब्लड वेसल जो है वो क्या हो जाएंगी, ये ब्रेक डाउन हो जाएंगी। ब्लड वेसल्स यहाँ से क्या हो गई, ये ब्रेक डाउन, यहाँ से फ्रैक्चर हो वहाँ से ब्लड वेसल ब्रेक डाउन हो गई, और पेरियोस्टियम भी ब्रेक डाउन हो जाएगी। पेरियोस्टियम आपको पता है बोन के ऊपर वाली जो
आउटर कवरिंग होती है वो भी क्या हो गई, वो भी ब्रेक डाउन। अब जब ब्लड की वेसल्स ब्रेक डाउन हो गई तो ब्लड यहाँ से, जैसे पहले जो इंजरी हो गई तो ब्लड वहां से निकलेगा, और ब्लड कहाँ जमा हो जाएगा, यहाँ चारों तरफ जो है वो ब्लड जमा हो जाएगा। जहाँ ब्लॉक हुई थी वहां पर ब्लड क्या हो गया, ऐसे जमा हो गया। अब हीमाटोमा फॉर्मेशन आपकी बुक क्या बता रही है, व्हेन फ्रैक्चर अकर द ब्लड वेसल विद इन द बोन एंड इट्स सराउंडिंग पेरिओस्टियम ब्रेक। यानी जब एक बोन ब्रेक होती है तो बोन के अंदर की जो ब्लड वेसल्स होती हैं और पेरिओस्टियम की जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, ब्रेक हो जाती हैं। उस ब्रेक होने की वजह से क्या होगा, ब्लड एस्केप्स एंड मैसिवली अक्यूमुलेट इनटू द सराउंडिंग विच फॉर्म अ क्लॉट कॉल्ड हीमाटोमा। कहता है उन ब्लड वेसल से ब्लड निकलेगा, जैसे पहले जो ब्लड वेसल्स रप्चर हुई हैं, डैमेज हो गई हैं, तो उनमें से ब्लड निकलेगा, और ब्लड निकल कर क्या होगा, इसके सराउंडिंग में जमा हो जाएगा। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे हीमाटोमा। कहता है द इम्यून सिस्टम एक्टिवेट एंड इंड्यूस swelling एट द साइट ऑफ इंजरी। अब क्या होगा, आपका जो इम्यून सिस्टम होगा, इम्यून सिस्टम में हमारे जो WBCs हैं और दूसरे जो सेल्स हैं वो इस जगह पर साइट ऑफ इंजरी के अंदर इंजरी वाली साइड पर आकर जमा होंगे, और यहाँ पर फिर क्या शुरू कर देंगे, सॉलिंग शुरू कर देंगे। सॉलिंग कैसे शुरू करेंगे कि वो जो ब्लड, जो बैक्टीरिया और जो जर्म्स होंगे, जो जहाँ से ब्लड वेसल रप्चर हुई है वहां से जर्म्स अंदर एंटर होने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या करेंगे, आपके जो WBCs हैं उसको खा जाएंगे, और खाने के बाद कुछ WBCs वहीं पर डेड भी हो जाएंगे, जिसकी वजह से वहां से जो वो जो एरिया होगा वहां पर क्या हो जाएगी, सॉइलिंग हो जाएगी। यानी जो डेड सेल्स होंगे और ये जो डेड बैक्टीरिया होंगे वहां जमा हो जाएंगे, और उसकी वजह से वहाँ क्या हो जाएगी, सॉइलिंग हो जाएगी। और जो रिसेप्टर्स डेवलप पेन सेंसेशन, यहाँ पर जो पेन के रिसेप्टर्स होंगे जो हमारी बोन पर और या हमारी स्किन पर लगे हुए होंगे, वो क्या करेंगे, वो जो है वो पेन की आपको सेंसेशन देंगे। यानी पेन रिसेप्टर्स जो है वहां से आपको पेन फील होना क्या होगा, शुरू होगा, दर्द शुरू हो जाएगा वहां से। ड्यू टू सस्पेंडेड ब्लड सप्लाई, यानी अब इन सेल्स को, यानी जो बोन के सेल्स थे, क्योंकि ब्लड वेसल्स रप्चर हो गई हैं, तो यहाँ पर बोन के करीब करीब जो सेल्स थे, मिसाल के तौर पर यहाँ मैं सेल्स बना देता हूँ, ये करीब करीब के जो सेल्स हैं, अब इनको क्या होगी, इनको जो है वो ब्लड सप्लाई क्या होगी, रुक जाएगी, क्योंकि ब्लड वेसल्स रप्चर हो गई हैं, तो ये डिप्रूव्ड हो जाएंगे, यानी इनको ब्लड सप्लाई नहीं होगी। और ब्लड क्या लेकर जाता है, सेल्स को न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन लेके जाता है, न्यूट्रिशन लेके जाता है। जब सेल्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी तो वो क्या होना शुरू हो जाएंगे, वो डाई होना शुरू हो जाएंगे। यानी सेल जो इतने करीब करीब के जो सेल्स हैं वो उनकी भी डेथ होना शुरू हो जाएगी। हीमाटोमा इंटरनली सील द फ्रैक्चर साइट प्रिवेंटिंग फर्दर ब्लड लॉस एंड प्रोवाइड फ्रेमवर्क फॉर फर्दर हीलिंग। अब यहाँ पर देखें हीमाटोमा की इंपॉर्टेंस लिखी हुई है कि इसके अंदर असल जो इंपॉर्टेंस है हीमाटोमा की, ब्लड रिपेयर ऑफ बोन में इस जगह पर जो है आपको बुक में मेंशन की है। अब ये हीमाटोमा करता क्या है बेसिकली, अब क्या होता है कि मजीद ब्लड बाहर ना निकले, ब्लड को सील करने के लिए यहाँ पर क्या बन जाता है, यहाँ पर बनता है ये हीमाटोमा। बेसिकली हीमाटोमा का काम क्या है कि ये जो होता है, इस जगह से क्या कर दिया, सील कर दिया। लेकिन यहाँ से बोन को क्या कर दिया, ये सील कर दिया, ताकि अब मजीद ब्लड आगे की तरफ ना निकले, और अब अंदर की तरफ जो है वो बोन का बनने का प्रोसेस क्या हो जाए, स्टार्ट। तो इट वाज ऑल अबाउट हीमाटोमा फॉर्मेशन। यानी जब भी बोन ब्रेक डाउन होगी, चाहे सिंपल फ्रैक्चर हो या कोई दूसरा कंपाउंड फ्रैक्चर भी है, तो उसमें सबसे पहले जो है वो क्या होगा, ये हीमाटोमा जो है वो बनेगा। नेक्स्ट स्टेज देख लेते हैं। ये पहली स्टेज होगी, हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेज की तरफ। नेक्स्ट स्टेज में क्या है, फिब्रो फाइब्रो कार्टिलेजिनस कैलस फॉर्मेशन। सबसे पहले तो देख लें कैलस क्या होता है। जब भी हमारा बॉडी का पार्ट कोई कट होता है, हमारी स्किन कट हो जाए, तो आपने देखा होगा वो स्किन के कट 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 वाला जो एरिया होता है वहां पर कुछ सेल्स का एक मास जमा हो जाता है। यानी ओरिजिनल स्किन बनने से पहले, मिसाल के तौर पे अगर आपकी स्किन भी कभी कट होती है तो वहां पर ओरिजिनल स्किन बनने से पहले एक सेल का मास बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कैलस। जिसको हम क्या कहते हैं, कैलस। अक्सर आपने देखा होगा स्किन हमारी कट जाती है तो वहां पर एक एक सेल्स का मास बन जाता है, जिसको हम कैलस कहते हैं। आप खुरंट कहते हो या इस तरह से वहां पर जमा हो जाता है, तो वो क्या होता है, वो कैलस कहलाता है। नॉर्मल स्ट्रक्चर बनने से पहले जो एक सेल का मास बनता है, उसके बाद तो एक नॉर्मल स्किन बन जाती है। तो इसी तरीके से क्या होता है, ये जो बोन हमारी ब्रेक डाउन हुई है, यहाँ पर दोबारा मैं बोन बना देता हूँ। ये हमारे पास जो बोन है, ये थोड़ा सा बड़ा करके बना रहा हूँ इस एरिया को, ताकि आपको समझ आ जाए। ये बोन ब्रेक डाउन हुई है, और यहाँ पर क्या बन गया है, पहले पहली स्टेज के अंदर जो है वो क्या बन गया है, ये ब्लड यहाँ पर क्या हो गया, ये क्लॉट हो गया। और ये जो ब्लड वेसल्स थी ये क्या हो गई थी, ये रप्चर हुई थी, जिसकी वजह से ये बन। अब दूसरी स्टेज में बनेगा फाइब्रो कार्टिलेजिनस कैलस फॉर्मेशन।
कहता है विद इन वीक्स, कुछ ही दिनों के अंदर न्यू ब्लड वेसल्स एंड न्यूमरस ओस्टियोब्लास्ट डेवलप फ्रॉम द पेरिओस्टियम एंड एंटर द हीमाटोमा। कहता है कि ये जो पेरिओस्टियम है, यहाँ पर जिसको मैं व्हाइट कलर से शो कर रहा हूँ शेड करके, ये बोन का ये जो आउटर साइड है इसको हम पेरिओस्टियम कहते हैं। कहता है कि कुछ दिनों, कुछ वीक्स में, हड्डी टूटने के कुछ वीक्स के बाद क्या होगा कि ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये दोबारा क्या हो जाएंगी, ये दोबारा जो है बनना शुरू हो जाएंगी। देखें ब्लड वेसल्स दोबारा क्या हो गई, ये रिपेयर हो, ये दोबारा बन, ये दोबारा बन गए। और ये जो हमारे पास पेरिओस्टियम होती है, ये कौन से वाले बोन फॉर्मिंग सेल बनाना शुरू कर देगी, ओस्टियोब्लास्ट। ये क्या है, ये ओस्टियोब्लास्ट। पेरियोस्टियम क्या बनाएगी, ओस्टियोब्लास्ट बना लेगी, बोन फॉर्मिंग सेल, और साथ में ब्लड वेसल्स भी बन जाएंगे। इसके बाद क्या होगा, ओस्टियोब्लास्ट क्विकली डिवाइड एंड गिव राइज टू स्पंजी बोन इन द रीजन क्लोज टू द ब्लड वेसल। यानी ये जो ओस्टियोब्लास्ट हैं क्विकली डिवाइड होंगे, और डिवाइड होने के बाद क्या करेंगे, जो ब्लड वेसल्स के करीब करीब जो है वो कौन सी बोन बनाएंगे, ब्लड वेसल के करीब करीब बना देंगे कौन सी वाली बोन, स्पंजी बोन। आपको पता है स्पंजी बोन कौन सी बोन होती है, जिसमें थोड़े थोड़े क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, जिसमें क्या होते हैं, सुराख होते हैं। तो पहले कौन सी बात, ये करीब आ जाएंगे, किसके, ब्लड वेसल्स के करीब आ जाएंगे, और कौन सी बोन बना लेंगे, सबसे पहले बनाएंगे स्पंजी बोन। कॉम्पैक्ट बोन तो बाद में बनेगी, पहले कौन सी बोन बनेगी, स्पंजी बोन। हीलिंग बिगिन, इसके बाद जो हीलिंग स्टार्ट होगी, हीलिंग बिगिन बाय द फॉर्मेशन ऑफ न्यू टिश्यू, न्यू टिश्यू, और जिनको हम क्या कहते हैं, ग्रेन्यूलेशन टिश्यू। अब हीलिंग उस वक्त स्टार्ट होगी, असल हीलिंग उस वक्त स्टार्ट होगी जब कौन से वाले टिश्यू बन जाएंगे, जब बन जाएंगे कौन से वाले टिश्यू, ग्रेन्यूलेशन टिश्यू। अब ग्रेन्यूलेशन टिश्यू किसको कहते हैं, देखो जब कोई जगह की हीलिंग होती है तो उस पे जो नए टिश्यूज बनते हैं, नए कनेक्टिव टिश्यू बनते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे एंडोथीलियल सेल बनेंगे, एंडोथीलियल सेल, वेस्कुलर एंडोथीलियल सेल। इसके अलावा ब्लड वेसल्स, कॉम्प्लेक्स फिब्रोब्लास्ट, वेस्कुलर एंडोथीलियल सेल एंड मैक्रोफेज। इन सबको हम क्या कह रहे हैं, इन सबको हम कह रहे हैं कौन से वाले सेल्स, इनको हम कौन से टिश्यूज कह रहे हैं, इनको हम कह रहे हैं ग्रेन्यूलेशन टिश्यू। इधर एक मिनट देख लेंगे, मैं तो फिर आपको जो है ये ग्रेन्यूलेशन टिश्यू जो है वो कौन कौन से टिश्यूज को कह रहे हैं, ये आपने याद रखना है। तो ग्रेन्यूलेशन टिश्यू मैंने आपको बता दिया, वो टिश्यू होते हैं जो हीलिंग वाली एरिया पर बनते हैं, जहाँ पर हीलिंग हो रही है वहाँ पर जो टिश्यूज बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ग्रेन्यूलेशन टिश्यू कहते हैं। ग्रेन्यूलेशन टिश्यू में कौन कौन से आ गए, ब्लड वेसल्स आ गए, सही, फिब्रोब्लास्ट हो गए। फिब्रोब्लास्ट का काम क्या होता है, फिब्रोब्लास्ट कोलेजन फाइबर बनाता है। बोन के अंदर कोलेजन होता है ना, वो जो कोलेजन के फाइबर्स होते हैं या फिब्रिन के फाइबर जो होते हैं वो कौन बनाता है, वो फिब्रोब्लास्ट बनाता है। इसके अलावा वेस्कुलर एंडोथीलियल सेल, वेस्कुलर एंडोथीलियल सेल क्या करते हैं, हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर, अंदर की जो लेयर होती है एंडोथीलियल सेल की, अंदर की ब्लड वेसल्स की जो इनर लेयर होती है एंडोथीलियल सेल, वो बनाते हैं। इसके अलावा मैक्रोफेज होते हैं, मैक्रोफेज आपको पता है जो हमारे ब्लड, वाइट ब्लड सेल्स हैं, ये बनते हैं विद इन द मैट्रिक्स ऑफ कोलेजिन एंड फाइबर, फिब्रिन। अब ये जो मैट्रिक्स बनाता है कोलेजिन और फिब्रिन, ये जो मैट्रिक्स जो बना रहा है कोलेजिन, ये कौन से वाले सेल्स बनाएंगे, ये बेसिकली बनाते हैं फिब्रोब्लास्ट। ये कौन बनाते हैं, फिब्रोब्लास्ट बनाते हैं। एक मिनट में इसको दोबारा क्लियर बना देता हूँ एक दफा। ये देखो, इस वाले फिब्रो कार्टिलेजियस कैलस फॉर्मेशन में क्या हो, तो मैंने आपको यहाँ पर बताया कि जो ब्रोकन बोन थी, ये जो ब्रोकन बोन थी, इसके अंदर यहाँ पर ये क्या बना हुआ है, ये हीमाटोमा। इसके बाद क्या होगा कि जो ब्लड वेसल्स ये क्या होगा, ये रप्चर होगा। अब क्या होगा, नई ब्लड वेसल्स बनेंगी, ये ये जो नई ब्लड वेसल्स बन रही हैं हीलिंग साइड पर, ये कौन से वाले टिश्यूज हैं, इनको हम कहेंगे ग्रेनुलेशन टिश्यू। ये बन गए, और इन नई ब्लड वेसल्स के अंदर जो है वो एंडोथीलियल सेल भी बनेंगे जो कि अंदर की लेयर बनाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है यहाँ पर कुछ, और ये जो पेरियोस्टियम है ये क्या बनाएगी, ये बनाएगी कौन से वाले सेल्स, ये बनाएगी ओस्टियोब्लास्ट सेल। अब ओस्टियोब्लास्ट सेल ब्लड वेसल्स के करीब करीब जमा होकर कौन सी वाली बोन बना लेंगे, स्पंजी बोन बना लेंगे। इसके अलावा फिब्रोब्लास्ट होंगे, फिब्रोब्लास्ट क्या बनाएंगे, यहाँ पर कोलेजिन के
फाइबर बनाएंगे, यहाँ फिब्रिन के फाइबर भी आएंगे, और इसकी वजह से क्या बनेगा, बोन का मैट्रिक्स बनेगा। बोन का एक सिंपल स्टार्ट वाला क्या बन जाएगा, मैट्रिक्स बन जाएगा। ऑल ऑफ देम एडेड अप एंड डेवलप अ मैशवर्क कॉल्ड फिब्रो कार्टिलेज कैलस। इन सब के मिलने की वजह से एक मैशवर्क बन जाएगा, ऐसे पूरा एक नेटवर्क बन जाएगा यहाँ पर, और इस नेटवर्क को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे फिब्रो कार्टिलेज कैलस, फाइब्रो कार्टिलेजिनस कैलस, क्योंकि ये सॉफ्ट होगा, इतना कोई हार्ड नहीं होगा। कार्टिलेज का बना हुआ जो है ये क्या होगा, कैलस होगा। और ये किस जगह पर बनेगा, एट द एंड ऑफ ब्रोकन बोन, यानी ब्रोकन बोन के ये जो एंड है इन जगह पर बनेगा। ब्रोकन बोन के एंड्स को मैं शो कर देता हूँ यहाँ येलो से, ये वाले जो एंड है ब्रोकन बोन के, इस तरफ जो है वो क्या होगा, बनेगा। कहता है डेड सेल्स आर फेगोसाइट्स बाय मैक्रोफेज, यानी ये जो डेड सेल्स होंगे यहाँ पर, ब्लड के सेल्स जो डेड हो गए, इसके अलावा यहाँ पर दूसरे जो सेल्स होंगे डेड होंगे, उन डेड सेल्स को कौन खा जाएगा, मैक्रोफेज। डब्ल्यूबीसी मैक्रोफेज इसको खाकर क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। इसी तरीके से ये जो हीमाटोमा होगा, ये जो बना है जो डेब्रिस है, इसको भी आहिस्ता आहिस्ता कौन खाकर खत्म करेंगे, डब्ल्यूबीसी यानी मैक्रोफेज आकर खत्म करेंगे। द ओस्टियोब्लास्ट डेवलप स्पंजी बोन एंड फाइब्रोब्लास्ट सेल प्रोड्यूस कोलेजिन फाइबर टू रीफॉर्म द फ्रैक्चर बोन। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ओस्टियोब्लास्ट क्या बनाएंगे, स्पंजी बोन बनाएंगे। अब इस जगह पर जहाँ पर बोन ब्रेक डाउन हुई है उस जगह पर स्पंजी बोन बनाने का काम कौन करेगा, ओस्टियोब्लास्ट करेंगे। और इसके अलावा जो फाइब्रोब्लास्ट हैं ये क्या करेंगे, कोलेजिन फाइबर बनाएंगे, ताकि फ्रैक्चर बोन जो है दोबारा क्या होना शुरू हो, रिफॉर्म होना शुरू हो जाए। तो अगर आप बात करें यहाँ पर हमारे पास जो बोनी कैलस फॉर्मेशन है, इसमें आपने कौन कौन से पॉइंट जो हैं वो याद रखना है। तो इसके अंदर जो मेन पॉइंट्स हैं कि इसके अंदर जो है वो क्या क्या चीज़ें डेवलप होती हैं। अगर आपसे पूछा जाए क्या क्या चीज़ें डेवलप होती हैं, न्यू ब्लड वेसल्स डेवलप होंगी इसमें, इसमें क्या आएंगे, ओस्टियोब्लास्ट बनेंगे इसमें, और इसमें जो है वो फाइब्रोब्लास्ट भी बनेंगे, सही। और इसके अलावा जो है वो न्यू ब्लड वेसल्स का काम क्या होगा, वो मजीद जो है वो सेल्स को क्या देंगे, न्यूट्रिशन देंगे, ऑक्सीजन देंगे। ओस्टियोब्लास्ट क्या काम करेंगे, बोनी कैलस बनाएंगे। फिब्रोब्लास्ट जो है वो क्या बनाएंगे, कोलेजन फाइबर्स बनाएंगे। और ये जितने भी न्यू टिश्यूज बनते हैं इन सबको मिलाकर हम क्या कहते हैं, इन टिश्यूज को हम क्या कहते हैं, इनको हम ग्रेनुलेशन टिश्यू भी कहते हैं। मैक्रोफेज भी यहाँ पर आएंगे, और मैक्रोफेज का काम क्या होगा कि जो ओल्ड डेड सेल्स होंगे जितने भी, उनको जो है वो खाकर वहां से खत्म करें। तो यहाँ पर हमने बात कर ली किसकी, फाइब्रो कार्टिलेजिनस कैलस फॉर्मेशन। नेक्स्ट थर्ड स्टेज की तरफ आ जाते हैं, जो है बोनी कैलस फॉर्मेशन। पहले वाला जो कैलस बना था वो कैसा था, थोड़ा कार्टिलेजिनस था, सॉफ्ट कैलस था। मिसाल के तौर पे ये मैं फिर दोबारा एक बार ब्रोकन ब्रोकन बोन यहाँ पर बना रहा हूँ, ये देखो। अब इस ब्रोकन बोन में जो कैलस बना है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे, मिसाल के तौर पे ये जो बना है अब यहाँ पर, ये बीच में से रिपेयर हुई है, इसमें कैसा कैलस बना है, थोड़ा सॉफ्ट बना है। तो सॉफ्ट कैलस इज कैल्सिफाइड एंड टर्न इनटू बोनी कैलस। अब इस सॉफ्ट कैलस में क्या जमा होना शुरू होता है, यहाँ पर आकर कैल्शियम जमा होना शुरू होती है। यहाँ पर आकर क्या होगी, कैल्शियम। बेसिकली बोन को जो कैल्सिफाई करता है वो कौन करता है, कैल्शियम। तो जो सॉफ्ट कैलस होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा बोनी कैलस। तो अब यहाँ पर बोनी कैलस में कन्वर्ट होने का जो मेन काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, कैल्शियम इसका। As bony callus formation progress, it is replaced with bone। यानी जब बोनी कैलस बन जाएगा, तो ये बोनी कैलस जो है इसके बाद नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट जो स्टेज होगी उसमें ये बोनी कैलस कंप्लीट बोन में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी तो ये कैलस है ना, अभी तो आप इसको बोन, वो तो नहीं कह रहे हो आप इसको बोन, अभी तो ये क्या है, कैलस। मैंने आपको बताया कि ओरिजिनल स्ट्रक्चर बनने से पहले जो स्ट्रक्चर होती है उसको क्या कहते हैं, उसको हम कैलस कहते हैं। जैसे हमारी स्किन होती है, कट जाती है, तो वहां पर एक स्किन का एक सेल्स का मास सा बन जाता है, और जब आहिस्ता आहिस्ता हमारी पूरी नई स्किन बनती है तो वो उतर जाता है। तो अभी ये क्या है, ये भी एक तरीके का जो है वो क्या है, कैलस बना है। इस कैलस के बाद क्या होगा, ओरिजिनल बोन बन जाएगी। हार्ड कैलस के बाद कौन सी बोन बनेगी, ओरिजिनल बोन। तो ये हार्ड या बोनी कैलस जो होता है इज इनिशिएटेड अराउंड 3 वीक आफ्टर फ्रैक्चर, यानी फ्रैक्चर के तीसरे हफ्ते में। वैसे तो एक नॉर्मल बोन को बनने में जो है वो 3 से 6 महीने लग जाते हैं, लेकिन ये जो है बोनी कैलस फॉर्मेशन कब शुरू होगा, ये तीसरे बोन के ब्रेकडाउन होने के तीसरे हफ्ते से जो है ये शुरू हो जाएगा। एंड कंटिन्यूसली फॉर अबाउट 3 मंथ, और 3 महीनों तक जो है ये प्रोसेस चलता रहेगा।
सही ना। बोनी कॉलेज फॉर्मेशन बन तीसरे हफ्ते से शुरू होगा और 3 महीने तक ये प्रोसेस चलेगा। तो जो हमारी लॉन्ग बोन होती है उनको ज़्यादा टाइम लगता है रिपेयर होने में, छोटी जो बोन्स होती हैं वो फिर भी जल्दी हो जाती हैं। When cartilage became ossified, it contain osteoblast, osteoclast and bone matrix। यानी जब कहता है कार्टिलेज ओसिफाइड हो जाता है, यानी जब हमारा जो सॉफ्ट कार्टिलेज है वो हार्ड कार्टिलेज में कन्वर्ट होता है, तो उसमें क्या क्या मौजूद होता है। मिसाल के तौर पे अगर ये मैं बात करूँ इसकी, ये जो है वो बोनी कैलस है, तो इसमें क्या क्या मौजूद होगा, इसमें मौजूद होंगे हमारे पास ओस्टियोब्लास्ट। मिसाल के तौर पे ये रेड कलर के जो है ये मैं सेल समझने के ये ओस्टियोब्लास्ट। इसके अलावा इसमें क्या होता है, इसमें जो है वो येलो कलर के सेल्स में बना रहा हूँ, तो ये येलो कलर के सेल क्या है, ये ओस्टियोक्लास्ट। और इसके चारों तरफ जो कुछ भी है, इसके चारों तरफ जो कुछ भी है वो क्या है, वो बेसिकली उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे बोन का मैट्रिक्स। बाकी तो ब्लड वेसल्स वगैरह के बारे में तो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि वो डेवलप हो चुकी हैं। मैक्रोफेज वगैरह के बारे में भी बात कर चुके थे। तो अब ये बीच में क्या बन गया है, ये बन गया है बोनी कैलस। और बोनी कैलस में मेन जो चीज़ें हैं वो क्या है, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट और बोन मैट्रिक्स। ओस्टियोब्लास्ट का हम फंक्शन पढ़ चुके हैं कि वो बेसिकली बोनी कैलस क्या कहते हैं, स्पंजी बोन बनाने में मदद देता है। फिर उस स्पंजी बोन में जब कैल्शियम आकर जमा हो रहा है, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो कन्वर्ट हो गया जो है वो बोनी कैलस में। अब लास्ट है रीमॉडलिंग स्टेज। फोर्थ और लास्ट स्टेज है रीमॉडलिंग स्टेज। अब रीमॉडलिंग स्टेज ऐसे ही होती है जैसे अब हम अपना घर बन जाता है, कई लगते हैं घर को बनाने में, कई टाइम लगता है, उसके बाद फिर घर की हम जो फर्निशिंग करते हैं हम उसकी आखिर में, तो वो इसी तरीके से ये जो बोन है आखिर में अब इसकी क्या है, ये बकायदा उसकी रीमॉडलिंग करनी है, यानी कंप्लीट बोन अब यहाँ पर जो है वो बनेगी। तो कहता है ओल्ड बोन टिश्यू आर रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड with new tissue with new ones that join both fracture sides। मतलब कहता है कि अब क्या होगा कि ये जो फ्रैक्चर साइड है, ये दोनों साइड जो है ये फ्रैक्चर साइड है। कहता है ओल्ड बोन टिश्यू आर रिमूव्ड एंड रिप्लेस विथ न्यू वंस, यानी पुराने वाले जो टिश्यूज थे, पुराने वाले वो क्या हो गए, वो रिप्लेस हो गए और उसकी जगह पर क्या आ गई, ये नए टिश्यू। कोई जो बोनी कैलस था वो पूरा का पूरे वो नए टिश्यूज हम यहाँ पर बनना शुरू हो गए। और उन्होंने दोनों बोन्स के एरिया को क्या कर दिया, दोनों पार्ट्स को बिल्कुल मिला दिया। ठीक। अब कहता है रीमॉडलिंग स्टार्ट। रीमॉडलिंग कब स्टार्ट होती है, व्हेन द ओस्टियोब्लास्ट सेल्स डिटेक्ट द फ्रैक्चर एंड इंड्यूस मोनोसाइट्स टू फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म मल्टी न्यूक्लिएटेड ओस्टियोक्लास्ट सेल। अब देखें, वैसे तो ओस्टियोक्लास्ट सेल जो है वो पहले वाली जो स्टेज थी उसमें बन गए थे, लेकिन अब यहाँ पर बता रहा है कि ओस्टियोक्लास्ट सेल के बनने का प्रोसेस किस तरह से होता है। तो कहता है कि ओस्टियोब्लास्ट सेल बनाने में हेल्प कौन करता है, ये ओस्टियोब्लास्ट सेल ही, ओस्टियोब्लास्ट जो सेल होते हैं वो किसको अट्रैक्ट करते हैं, मोनोसाइट्स को, मोनोसाइट WBC। और ये हमारे बहुत सारे मोनोसाइट जब आपस में मिल जाते हैं, बहुत सारे मोनोसाइट जब आपस में मिल जाते हैं, तो उनके मिलने से क्या बनता है, उनके मिलने से ओस्टियोक्लास्ट बनता है। तो अब याद रखिएगा कि जो ओस्टियोक्लास्ट हमारे बनते हैं, जो बोन डिसॉल्विंग सेल होते हैं, वो कौन बनाता है, वो बेसिकली बनाते हैं हमारे मोनोसाइट्स। एक से ज्यादा मोनोसाइट आपस में मिलते हैं और ये क्या बन जाता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड जो है वो ओस्टियोक्लास्ट बनता है। ओस्टियोक्लास्ट को हम कहते हैं बोन डिसॉल्विंग सेल। अब ये बोन डिसॉल्विंग सेल यहाँ किस चीज को डिसॉल्व करेगा, मतलब पुराने वाले बोन के जो पीसेस पड़े हुए होंगे, पुराने वाले बोन के जो पीसेस पड़े हुए होंगे, या जो कार्टिलेजिनस बोन अगर शुरू में कोई बनी थी, तो उसके पार्टिकल्स को जो है वो डिसॉल्व करके उसको कौन खा जाएगा, उसको कौन खत्म कर देगा, उसको खत्म कर देंगे ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोक्लास्ट का काम क्या है, इस बोन के करीब जो पुराने बोन के जो सेल्स होंगे अगर वो पड़े हुए होंगे, या कोई कार्टिलेजिनस पार्ट कोई पड़ा हुआ होगा, तो उसको खाकर क्या करेंगे, खत्म करेंगे। ये काम कौन कर रहा है, ये काम कर रहा है ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोक्लास्ट क्या करता है, मैच्योर ओस्टियोक्लास्ट मैच्योर होते हैं, एक्टिवेट होते हैं, फिर ये स्टार्ट क्या कर देते हैं, रीअब्जॉर्बिंग बोन्स। बोन्स को क्या करते हैं, रीअब्जॉर्ब करते हैं, यानी इसको जो है वो जो उसके डेड पार्ट्स होते हैं उनको रीअब्जॉर्ब कर देते हैं। एज बोन रीअब्जॉर्प्शन प्रोसीज, जैसे ही बोन की रीअब्जॉर्प्शन प्रोसीज होती है, ओस्टियोब्लास्ट इज प्रोड्यूसिंग कोलेजिन। ऑस्टियोब्लास्ट फिर क्या प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, कोलेजिन, टू फिल द लैक्यूनी क्रिएटेड बाय द ओस्टियोक्लास्ट। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा समझो कि जो ओस्टियोक्लास्ट होंगे
पुराने वाले बोन्स के सेल को, कुछ सेल को जब वो खा जाएंगे तो कुछ कैविटीज बन जाएंगी बीच, जहाँ पर बोन थी, अपने लेक्यूनी पहले पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पर क्या बन जाएंगी, कुछ कैविटीज बन जाएंगी। और उन कैविटीज को हम क्या कहेंगे, इसके अंदर यहाँ पर इसको फिर ड्रा कर देता हूँ, फिर ड्रा कर रहा हूँ। ये देखिए, ये ब्रोकन बोन है। ब्रोकन बोन में कुछ जगहों पर जो है वो ओस्टियोब्लास्ट ने क्या बना दी है, राउंड राउंड स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, तो इसको मैं क्या कह रहा हूँ, कैविटीज बना दी, जिनको हम क्या कह रहे हैं, लेक्योनी। ओस्टियोब्लास्ट अब क्या प्रोड्यूस करेंगे, कोलेजन। एक तो कोलेजन फाइब्रोब्लास्ट ने भी बनाया था, और कोलेजन कौन बनाएंगे, ये ओस्टियोब्लास्ट भी बनाएंगे। ओस्टियोब्लास्ट कोलेजन किसके अंदर बनाएंगे, ये बना लेंगे किसके अंदर, लेक्यूनी के। लेक्यूनी के अंदर क्या बन जाएगा, कोलेजन बन जाएगा। और फिर इसी लेक्यूनी के अंदर जो ओस्टियोब्लास्ट होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ब्लू कलर से शो कर रहा हूँ, ओस्टियोब्लास्ट कन्वर्ट हो जाएंगे ओस्टियोसाइट्स में। आपको बताया था ना कि जब ओस्टियोब्लास्ट के चारों तरफ एक कैविटी आ जाती है तो हम उसको ओस्टियोब्लास्ट नहीं कहते, उनको हम क्या कहते हैं, ओस्टियोक्लास्ट कहते हैं। ओस्टियक, और उसके बाद क्या, लेक्यूनी क्रिएटेड बाय ओस्टियोक्लास्ट एंड कैल्शियम फॉस्फेट बिगिन टू डिपॉजिट। और फिर इनके अंदर, यानी जो लेक्यूनी थे, इसके चारों तरफ क्या जमा होना शुरू हो जाएगा, कैल्शियम फॉस्फेट जमा होना शुरू हो जाएगा। और क्या बना लेगा, ये बना लेगा हाइड्रो ऑक्सी एपिटाइट। हाइड्रो ऑक्सी एपिटाइट क्या है, ये पहले भी मैंने आपको बताया था। हाइड्रो ऑक्सी एपिटाइट कहते हैं कैल्शियम प्लस फॉस्फेट एंड आयोडीन। कैल्शियम, कैल्शियम के साथ जब फॉस्फेट बहुत सारा जमा होता है, उसके साथ कुछ फ्लोराइड भी होता है, तो जब मिलने के बाद एक स्ट्रक्चर बनती है जिसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रो ऑक्सी एपिटाइट, जो किस पर होते हैं, जो बोन के अंदर होते हैं। उसके बाद कहता है द ओस्टियोब्लास्ट की प्रोड्यूसिंग न्यू बोनी मटेरियल एंड टर्न इनटू ओस्टियोसाइट्स, यानी ओस्टियोब्लास्ट कंटिन्यू जो है, ओस्टियोब्लास्ट जो होंगे वो कंटिन्यू नया बोन का मटेरियल बनाते रहेंगे, और ओस्टियोब्लास्ट खुद किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे ओस्टियोसाइट में। फाइनली द बोनी कैलस इज रिमोल्डेड बाय, और इसके बाद बोनी कैलस जो है रिमोल्डेड हो गया। रिमोल्डेड का मतलब क्या हो गया, वो कंप्लीट एक प्योर बोन में कन्वर्ट हो गया। और वो किसने कन्वर्ट किया, एक तो आया इसमें ओस्टियो ब्लास्ट ने यहाँ पर मेन काम किया, और दूसरा किसने काम किया, ओस्टियो क्लास। तो मतलब फाइनली यहाँ पर क्या हुआ कि जो बोनी कैलस था वो रीमोल्डेड हो गया, मतलब दोबारा रिपेयर हो गया, बिल्कुल पुरानी बोन के जैसा हो गया। और यहाँ पर जो काम किया वो किसने काम किया, ओस्टियोक्लास्ट ने, बाय ओस्टियोक्लास्ट एंड ओस्टियोब्लास्ट। एंड कॉम्पैक्ट बोन इज एडेड जस्ट लाइक अ ओरिजिनल, यानी बिल्कुल जो है यहाँ पर बोन जो है वो कैसी हो गई, बिल्कुल ओरिजिनल बोन की तरह यहाँ पर स्ट्रक्चर बन गई। तो बना दूं यहाँ पर ये, अब पहली वाली बोन बिल्कुल जो ओरिजिनल बोन थी ना, ये देखिए बिल्कुल ओरिजिनल बोन जैसी स्ट्रक्चर जो यहाँ पर बन गई, जैसे पहले ये बोन थी बिल्कुल ओरिजिनल बन गई। और रिमॉडलिंग का प्रोसेस तो कई महीने ले लेता है, कैन टेक मंथ। द आउटर द बोन में रिमेन अनइवन फॉर एयर, काफी कुछ बोन्स होती हैं जिनको काफी टाइम लगता है, वो बकायदा एक अपनी प्रॉपर शेप में काफी टाइम तक भी बार दफा नहीं आती, काफी टाइम के बाद आती है। सो इट वाज ऑल अबाउट रिपेयर ऑफ फ्रैक्चर बोन। थोड़ा जल्दी इस वजह से था, मैं पहले से पॉइंट लिख लिए थे, क्योंकि अगर मैं लिखकर बताता तो आपको काफी इसमें टाइम लग जाता। अब यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, अगर मैं इसको इन शॉर्ट जो है यहाँ पर समराइज करूं, तो हमने यहाँ पर देखा जो ब्रोकन बोन है, अगर सिंपल फ्रैक्चर हो जाता है, बना देता हूँ मैं, इस तरह से आपको बताया था कि क्या हुआ है, ये सिंपल फ्रैक्चर हो। जब सिंपल फ्रैक्चर हुआ तो सबसे पहले होगा हिमाटोमा फॉर्मेशन। हिमाटोमा फॉर्मेशन क्यों हुआ, मैंने आपको बताया, यहाँ से ब्लड वेसल्स क्या हो गए, रप्चर हो गए, और ब्लड वेसल रप्चर होने की वजह से यहाँ से ब्लड निकला, और ब्लड यहाँ पर क्या हो गया, आकर जमा। इसको कहेंगे हीमाटोमा। इसका फायदा ये होता है कि इसने सील कर दिया, मजीद ब्लड आग बाहर नहीं निकलेगा। यहाँ पर क्या हो गई, यहाँ पर जो है वो सीलिंग हो गई। अच्छा, हीमाटोमा फॉर्मेशन हो गई। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेज थी, वो क्या थी, वो थी सेकंड, जो बोन फिब्रो
फाइब्रो कार्टिलेज कैलस फॉर्मेशन। अब क्या होगी, फाइब्रो कार्टिलेज कैलस फॉर्मेशन होगी। और इसमें मैंने आपको बताया था कि अब क्या होगा, दोबारा ब्लड वेसल्स बनना शुरू हो जाएंगे। दोबारा ये जो ब्लड वेसल्स रप्चर हुई थी, दोबारा नई ब्लड वेसल्स बनी। जब दोबारा नई ब्लड वेसल्स बनी तो यहाँ पर हमारे पास मैक्रोफेज आए। मैक्रोफेज ने क्या किया, मैक्रोफेज ने इस जो डेब्रिस था ये ब्लड क्लॉट का, उसको खाकर क्या किया, उसको खाकर खत्म कर दिया। उसको खा लिया सारा भी, यहाँ पर डेब्रिस पड़ा हुआ था ये जितना भी। फिर इसी के साथ क्या हुआ कि यहाँ पर जो है वो आपके पास जो पेरियोस्टियम था, पेरियोस्टियम ने क्या बना लिए, पेरियोस्टियम ने ओस्टियोब्लास्ट बनाए। पेरियोस्टियम ने क्या बनाए, ओस्टियोब्लास्ट बनाए। ओस्टियोब्लास्ट ने ब्लड वेसल्स के पास आकर कौन सा वाला बोन बना ली, जो है वो स्पंजी बोन बनाई। इसी के साथ यहाँ पर फाइब्रोब्लास्ट भी आए। फाइब्रोब्लास्ट ने आकर जो है वो कोलेजन के फाइबर्स बनाए इसी जगह पर। यहाँ पर स्पंजी बोन बन गई और उसके साथ यहाँ पर क्या बन गए, कोलेजन के जो है वो फाइबर भी बन गए। इसी तरीके से यहाँ पर एंडोथीलियल सेल ब्लड के बन जाएंगे, मैक्रोफेज आ गए। ये सब चीजें जितने भी इस जगह पर जहाँ पर रप्चर हुआ था वहाँ न्यू टिश्यूज बने, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे, ये स्ट्रक्चर जो बनी है ये ग्रेन्युलेटेड जो है वो, इनको क्या, इनके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, ग्रेन्युलेशन टिश्यू। ये बात हो गई। ये बात किसमें हो गई थी, फिब्रो कार्टिलेजिनस कैलस फॉर्मेशन। उसके बाद बोनी कैलस बनना शुरू हो जाएगा। बोनी कैलस किस तरीके से बनेगा कि यहाँ पर जो है वो कैल्शियम आकर जमा होगी। अब ये कैलस अभी सॉफ्ट था, अब यहाँ पर क्या आकर जाना शुरू हो गई, यहाँ पर जो है वो कैल्शियम मजीद आकर जमा होना शुरू, कैल्शियम आकर होना शुरू हुई। तो ये जो फिब्रो कार्टिलेजिनस था, सॉफ्ट कैलस था, वो किसमें कन्वर्ट हो गया, वो हार्ड कैलस के अंदर कन्वर्ट हो गया, ओसिफाइड हो गया। जब हार्ड कैलस बन जाता है तो उसके बाद फिर कंप्लीट बोन की क्या होती है, रिमॉडलिंग होती है। मतलब अब जो है वो क्या होगा कि कैल्शियम और फॉस्फेट दोनों यहाँ पर आएंगे। फिर इसी के अलावा जो है यहाँ पर बनेंगे लेक्यूने बनेंगे। जो ओस्टियोक्लास्ट होंगे वो पुराने वाले बोन्स के सेल को खा जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या बन जाएंगी, कैविटीज बनेंगी। इन कैविटीज के अंदर ओस्टियोब्लास्ट जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ओस्टियोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। और मैंने आपको बताया